माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है, एक माटी का दिया है जो सारी रात अंधियारे से लड़ता है, तू तो भगवान का दिया है, तू किस बात से डरता है। हथेली पर रखकर नसीब अपना, तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जिज्ञासा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स में। और आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा लेक्चर, हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें हम आज मेजरली पढ़ने वाले हैं कि अगर आपको पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन करना है तो वो परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं। मतलब अगर आपको पदार्थ की ठोस अवस्था को द्रव अवस्था में और द्रव अवस्था को गैसीय अवस्था में या फिर गैसीय अवस्था को किसी भी द्रव या ठोस अवस्था में परिवर्तन करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो आइए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि पहले हम क्या पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के अंदर, और एक पॉइंट जो है रह गया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में तो वो भी मैं आज आपको क्लियर कर दूंगी। तो क्या पढ़ा है हमने हमारे आसपास के पदार्थ कि जितनी भी हमारे आसपास में चीजें हैं जो स्थान घेरती है या फिर जिनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है वह पदार्थ कहलाती है। दूसरी तरफ कुछ ऐसी चीजें भी जिनको हम पदार्थ नहीं कह सकते, जैसे कि हमारी भावनाएं, वो पदार्थ नहीं होती है। पदार्थ को परिवर्तित, ये तो हमारा वो था। और पदार्थ की तीन अवस्थाएं हमने देखी थी, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ के भौतिक गुणधर्म देखे थे कि पदार्थ जो है कणों से मिलकर के बना होता है, ये कण अत्यंत छोटे होते हैं। उसके अलावा ये जो कण है हमेशा गति करते रहते हैं, गतिज होते हैं, इनमें गतिज ऊर्जा होती है, सतत नहीं होते हैं ये कण। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या है कि आपको कोई भी अगर आप पदार्थ देखोगे तो उनके कणों में आपको ये गुण जो है हमेशा नजर आएंगे। सबसे पहला गुण क्या है कि जो पदार्थ के कण है वो निरंतर गति करते रहेंगे, हमेशा मूव करते रहेंगे, एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा है। कोई भी वस्तु संसार के अंदर अगर गति कर रही है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा होने के कारण ही गति जो है, वस्तु जो है वो गति कर पाती है। या फिर हमारे अंदर जो ऊर्जा स्टोर होती है, हमारे अंदर जो ऊर्जा रहती है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जिसकी वजह से हम गति कर पाते हैं। कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। हमने कल देखा था, इस एक्टिविटी को समझा था कि जब हम शक्कर को पानी में घोलते हैं तो शक्कर जो है पानी के बीच में, पानी के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं उस जगह को ऑक्यूपाई कर लेती है, उस जगह में जाकर के सेटल हो जाती है, जिसकी वजह से शक्कर जो है पानी में हमें कुछ देर बाद घोलने के बाद में नहीं दिखाई देती। वह इसी बात का प्रमाण होता है कि पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होते हैं। पदार्थ के एक कण दूसरे कण को आकर्षित करते हैं। अब ये जो पदार्थ के कण है वो एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसको मैंने आपको कल एक नल वाले एग्जाम्पल से समझाया था। अब यहाँ पर जो पदार्थ की अवस्थाएं है ना, वो सारे इस आकर्षण का खेल है। ये जितने भी आकर्षित कर रहे हैं पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी तरफ, उसी की वजह से पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो अलग अलग होती है। देखो यहाँ पर हम तीन चीजें बना रहे हैं। ये हमारी द्रव अवस्था है, सॉरी ये हमारी ठोस अवस्था है। ये हमारे पास में कोई पदार्थ है जो ठोस अवस्था में है। ड्रॉ कर लेते हैं हम इसे। ये पदार्थ है हमारा ठोस अवस्था में, इस तरीके से। इतने काफी है। ये हमारा कोई दूसरा पदार्थ है जो द्रव अवस्था में है, और ये हमारा कोई तीसरा पदार्थ है जो गैस अवस्था में है। अब आप क्या देख रहे हो कि मैंने जो ठोस अवस्था के कण हैं उनको बहुत ज्यादा पास पास बनाया है, द्रव अवस्था के जो कण हैं उनको थोड़ा दूर बनाया है, और गैसीय अवस्था के जो कण हैं उन्हें सबसे ज्यादा दूर बनाया है। तो यहाँ पर जो ये कणों की दूरी होती है यही डिसाइड करती है कि जो हमारा पदार्थ है वो किस अवस्था में रहेगा। अगर इन कणों की दूरी बहुत ज्यादा कम हुई, मतलब जो पदार्थ के कण है वो अत्यंत एक दूसरे के पास पास में है, तो जो हमारा पदार्थ होगा वो आपको ठोस अवस्था में मिलेगा। अगर इनकी जो दूरी है, इनके बीच की कणों के बीच की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी दूर ही हुई है, तो आपका जो पदार्थ है वो आपको द्रव अवस्था में मिलेगा। और ये दूरी अगर बहुत ज्यादा हो जाती है, मैक्सिमम हो जाएगी, सबसे अधिकतम दूरी अगर हो जाएगी, तो जो पदार्थ है वो आपका गैसीय अवस्था में हो जाएगा। अब यहाँ पर जो ये पदार्थ के कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करने के लिए जो बल लगाते हैं उसे हम अंतर आणविक बल जो है कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ठोस के जो कण है वो एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास पास में है, मतलब इनके
अंदर जो अणु है उनके बीच की जो दूरी है वो सबसे कम है। और अणुओं के बीच की दूरी सबसे कम कब होगी? जब उनके बीच का अंतर आणविक बल सबसे ज्यादा होगा। अंतर आणविक बल अगर सबसे ज्यादा होगा तो अंतर आणविक दूरी सब कम होती जाएगी। जितना ज्यादा बल होगा उतनी दूरी कम होती जाएगी। मान लो दो हाथ है, मैंने दो हाथों की मदद से बल लगा करके किसी को खींच रही हूँ, तो जितना ज्यादा बल लगाऊंगी वो दो वस्तुएं मेरे उतने ही ज्यादा पास में आ जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पदार्थ के जो कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और कौन से बल के थ्रू आकर्षित करते हैं? वो अंतर आणविक बल के थ्रू जो है पदार्थ के कण एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो अंतर आणविक, थोड़ा सा इसको ठीक कर लेते हैं, अंतर आणविक बल। अब ये बल जितना ज्यादा होगा, कणों के बीच में या फिर अणुओं के बीच में जो दूरी है वो उतनी ही कम होगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ठोस अवस्था है, यहाँ पर जो ये ठोस अवस्था है, इस ठोस अवस्था में जो अंतर आणविक अंतर आणविक दूरी है कणों के बीच, अंतर आणविक दूरी जो है कणों के बीच, ये न्यूनतम है। ये न्यूनतम है। अगर आप तीनों को कंपेयर करोगे तो सबसे कम दूरी आपको किसमें दिखेगी? सबसे दूरी जो कम है आपको कणों के बीच में, वो ठोस अवस्था में दिखाई देगी। ठीक है। और अंतर आणविक दूरी जो है वो सबसे ज्यादा किसके बीच में है? अंतर आणविक दूरी जो है वो अधिकतम होती है, वो अधिकतम होगी दूरी जो है अधिकतम होगी किसमें? गैसीय अवस्था में। कौन सी अवस्था में? गैसीय अवस्था में। इधर दिख रही हूं मैं। लेकिन बोले मैम द्रव का क्या, द्रव को तो छोड़ दिया। तो द्रव के अंदर जो अंतर आणविक दूरी होती है वो ठोस की अपेक्षा में तो ज्यादा होगी और गैस की अपेक्षा में कम होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? द्रवों में, यहां पर लिख रही हूं मैं, द्रव अवस्था है ना, तो द्रव अवस्था में या फिर द्रवों में अंतर आणविक दूरी जो है ठोस की अपेक्षा में ज्यादा होगी, ठोस से ज्यादा होगी और गैस से कम होगी। अब आप देख रहे हैं हम कि जो आणविक बल है और जो दूरी है, अंतर आणविक बल जो है और जो दूरी है, अंतर आणविक दूरी है, एक दूसरे के वित्त क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब अगर दूरी ज्यादा है, अगर यहाँ पर गैसीय अवस्था में अंतर आणविक दूरी सबसे अधिकतम है, तो इसमें जो है अंतर आणविक, ये कॉमा मतलब यहाँ पर अंतर आणविक बल ही आएगा, तो यहाँ पर अंतर आणविक बल जो है वो सबसे कम है। अंतर आणविक बल सबसे कम है। और यहाँ पर ठोस के अंदर जो अंतर आणविक बल है वो बल सबसे ज्यादा है, जिसकी बल सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से, बल ज्यादा होने की वजह से इनके बीच की जो अंतर आणविक दूरी है वो सबसे कम है। और अंतर आणविक बल द्रवों में वो ठोस की अपेक्षा में तो ज्यादा होता है, ठोस की अपेक्षा, सॉरी, जो अंतर आणविक बल है द्रव के कणों के बीच में वो ठोस की अपेक्षा में कम है। तो यहाँ पर जो द्रव है उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि द्रवों में अंतर आणविक बल जो है वो
ठोस की अपेक्षा में कम होता है, ठोस से कम होता है, बल कम है तभी तो दूरी ज्यादा है, ठोस से कम है और गैस से ज्यादा है। गैस के अंदर जो बल है वो सबसे कम होता है, जिसकी वजह से उनकी दूरी सबसे ज्यादा हो जाती है। ये एक पॉइंट है जो हम नोट कर लेंगे, ये पॉइंट हमने कल नोट नहीं किया था। अब ये जो कणों के बीच की दूरी है ना, अगर आप इन कणों के बीच की दूरी को बढ़ा या घटा सकते हो तो आप द्रवों की अवस्थाओं में परिवर्तन भी कर सकते हो। तो अब सवाल आता है कि मैम कैसे हम इस द्रवों की जो अवस्था है, इनके बीच में जो कण है, इनको आप बढ़ा घटा कैसे सकते हो? तो दो तरीके से हम द्रव के जो सॉरी हमारे पदार्थ के जो कण है उनके बीच की जो कण है उनको हम दो तरीकों से बढ़ा या घटा सकते हैं। एक तो तापमान में परिवर्तन ला करके और एक दबाव में परिवर्तन ला करके। तापमान में परिवर्तन ला करके हम कैसे कर सकते हैं? तापमान में परिवर्तन ला करके, ये सब हम कल पढ़ चुके हैं। तापमान में परिवर्तन ला करके हम क्या कर सकते हैं? पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। देखो, आपके पास में घर पर, आपने घर पर कभी ना कभी एक्सपेरिमेंट किया होगा, बर्फ तो सबने ही जमाई होगी, बर्फ जो है वो सबने जमाई होगी। बर्फ अगर आप सबने जमाई है तो आपने क्या करा है? आपने तापमान बदल दिया है, आपने पानी को जमा करके बर्फ बना लिया। मतलब आपने जब पानी का तापमान कम किया तो वो बर्फ बन गई। पानी कौन सी अवस्था थी? द्रव अवस्था थी। और बर्फ कौन सी अवस्था है? ठोस अवस्था है। तो अगर आप द्रवों का तापमान कम करते हो तो वो किस में बदल जाते हैं? ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। और पानी भी गर्म हमने कभी ना कभी तो किया होगा। तो जब हम पानी गर्म करते हैं तो हम देखते हैं पानी का जो तरल रूप है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। मतलब तापमान बढ़ाने से द्रव अवस्था जो है वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। मतलब अगर आपको आपको ठोस अवस्था दे दी जाए, ठोस अवस्था को अगर आपको द्रव अवस्था में करना है तो आप क्या करोगे? तापमान तापमान बढ़ा दोगे। और इस द्रव का अगर आप और ज्यादा तापमान बढ़ाते हो तो ये वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तापमान में और ज्यादा वृद्धि करी है, अगर ठोस का तापमान बढ़ाया तो वो द्रव में परिवर्तित हो गया, और द्रव का और तापमान बढ़ाया तो वो वाष्प में परिवर्तित हो गया है। लेकिन अगर इस वाष्प का मैं तापमान घटा दूं, अगर तापमान बढ़ाने पर ठोस द्रव में परिवर्तन हो रहा है और द्रव गैस में परिवर्तन हो रहा है, तो क्या तापमान घटाने से वाष्प जो है द्रव में परिवर्तित हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पर वाष्प को द्रव में परिवर्तित करने के लिए सिर्फ तापमान ही कम नहीं करना पड़ेगा, हमें दबाव भी बढ़ाना पड़ेगा। वो हम बाद में देखेंगे कि कैसे होता है। लेकिन अभी हम यहाँ क्या समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर तापमान को घटाती हूँ, अगर मैं यहाँ तापमान को घटाती हूँ तो वाष्प अवस्था जो है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। और फर्दर अगर मैं और तापमान को कम करती हूँ तो जो द्रव अवस्था है वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो अब एक्चुअली होता क्या है? तापमान बढ़ाने या घटाने से हो क्या रहा है हम वो देखेंगे। देखो, हमारे पास में मान लो कि बर्नर है, चूल्हा एक तरीके से आप बोल सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो यहाँ पर पहले हम 3 ट्राइपॉड बना लेते हैं। इसके ऊपर हम बीकर रख देंगे। ये बीकर बन गया है। अब इस बीकर में हम रख देते हैं, पहले बीकर में हम रखेंगे बर्फ के टुकड़े, दूसरे बीकर में पानी। हम रख नहीं रहे हैं, ये परिवर्तित होंगे, अभी देखते हैं कैसे परिवर्तित होंगे। तो यहाँ पर पानी कम हो जाएगा और वाष्प निकलने लगेगा। यहाँ पर नीचे हमने आग लगा रखी है। ठीक, अब देखते हैं कि होता क्या है, स्टार्ट करते हैं। देखो, बर्फ जो है ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था में हम देख चुके हैं कि ठोस अवस्था में जो अणु होते हैं वो एक दूसरे के सबसे ज्यादा पास होते हैं।
नजदीक होते हैं बहुत ज्यादा। अब मैंने क्या करा, इस ठोस अवस्था, जो बर्फ जो ठोस अवस्था में थी, इसको मैंने बीकर के अंदर रख करके ट्राइपॉड पे रख दिया है, इस बर्तन में रख करके मैंने उसको चूल्हे पे रख दिया है। तो और नीचे से आग लगा दी। तो मैं क्या कर रही हूँ, बर्फ को ऊर्जा प्रदान कर रही हूँ। कौन सी ऊर्जा प्रदान कर रही हूँ? ताप के रूप में मैं ऊर्जा प्रदान कर रही हूँ बर्फ को। अब जब मैंने बर्फ को ताप के रूप में ऊर्जा प्रदान की, तो बर्फ क्या करेगी, इस ऊर्जा को सोख लेगी और इस ताप ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देगी। एक्चुअली होगा क्या, मैं बताती हूँ आपको, एक सेकेंड। गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। देखो, जब मैंने बर्फ को गर्म किया, तो गर्म करने से क्या हुआ, गर्म करने से बर्फ के जो ये कण थे, इन कणों के अंदर ऊर्जा आई। अब ऊर्जा आने के कारण कण जो है वो अपनी जगह पर वाइब्रेट होने लगे। वाइब्रेट होने के कारण क्या हुआ, अपनी ही जगह पर वो कंपन करने लगे। वाइब्रेट मतलब कंपन करने लगे। ऊर्जा आ गई ना, तो ऊर्जा आने की वजह से वो कंपन करने लगे। अब जब और ऊर्जा मिलती है उनको, तो वो और ज्यादा तेज तरीके से कंपन करते हैं और कंपन करते करते एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। आप कह सकते हैं कि जब मैंने ठोस को, तो बर्फ को ऊर्जा प्रदान की है, तो ऊर्जा प्रदान करने से उसके अंदर के जो कण थे वो गति करने लगे, और गति करने की वजह से उनमें गतिज ऊर्जा आ गई है। तो गतिज ऊर्जा आने की वजह से या फिर गति करने की वजह से इस बर्फ के जो कण हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होने लगे, और हमारी जो बर्फ है वो पिघल करके पानी बनने लगी। अंतर आणविक दूरी अगर बढ़ती जा रही है, तो पहले सबसे पास में थे तो ठोस अवस्था में थे, अभी आणविक दूरी कम हो जाएगी, तो फिर क्या बन जाएगा, ये पानी बन जाएगा। फिर इस पानी को मैं और ज्यादा गर्म करती हूँ, और ज्यादा ताप ऊर्जा देती हूँ, तो ये पानी के जो कण हैं अब वो गति करने लगेंगे, और गति करते करते एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, और दूर होने के कारण किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे। यहाँ पर ये पानी के कण एक दूसरे से इतनी दूर थे, और ज्यादा जब मैंने इनको गतिज ऊर्जा प्रोवाइड करी, तो ये इतने दूर एक दूसरे से हो गए हैं। तो सिंपल था कॉन्सेप्ट, बिल्कुल हमने देख लिया यहाँ पर कि हम जब भी ताप में परिवर्तन कर रहे हैं, तो ताप में परिवर्तन करके हम क्या कर रहे हैं, पदार्थ के जो कण हैं या तो उनके बीच की दूरी कम कर रहे हैं या ज्यादा कर रहे हैं। दूरी ज्यादा करोगे तो ठोस से पानी में हो जाएगा, द्रव में हो जाएगा, और द्रव से वाष्प में हो जाएगा। और अगर आप तापमान कम करते हैं, तापमान कम करते हैं, तो जो अणु होंगे, कण होंगे, एक दूसरे के पास पास आने लगेंगे, और कण जब एक दूसरे के पास पास आने लगेंगे, तो वाष्प से द्रव अवस्था में हो जाएंगे, और द्रव अवस्था से और ज्यादा पास आएंगे तो वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। ये हमने देख लिया है कि हाँ, दो तरीके होते हैं। संलग्न की गुप्त ऊष्मा। अब संलग्न की गुप्त ऊष्मा तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बाद का टॉपिक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि गलनांक क्या होता है, और कुछ ऐसी टर्म्स है जो हमें ध्यान रखना है। देखो, गलनांक मतलब गलना। बर्फ कब गलने लगेगी, जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघल करके, मतलब आपको वायुमंडलीय दाब नहीं बदलना है, जो वायुमंडलीय दाब अभी बना हुआ है हमें वही दाब रखना है, दाब में परिवर्तन नहीं करना है। तो दाब आपने कांस्टेंट रखा, नियत कर दिया, फिक्स कर दिया कि हाँ जो है वही रहेगा, इसमें हम बदलाव नहीं करेंगे। और वो जिस तापमान पर बर्फ जो है वो पिघल करके, या फिर कोई भी ठोस जो है वो पिघल करके अगर द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, तो उस तापमान को हम गलनांक कहते हैं। किसी भी ठोस का वह तापमान जिसमें वो अपनी ठोस अवस्था छोड़ करके द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लग जाता है, वह तापमान उस वस्तु का गलनांक कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट भी बोलते हैं। बहुत सिंपल है। अब जो है बर्फ कितने तापमान पर पिघलना शुरू करती है, तो बर्फ जो है हमारी 273.16 केल्विन, यहाँ पर जो तापमान है वो किसमें लिया गया है, केल्विन में लिया गया है। 273.16 केल्विन में कितने डिग्री सेल्सियस होते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं। तो मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि जो बर्फ है वो कितने तापमान पर पिघलना शुरू करती है, वो 0 डिग्री मतलब 273 केल्विन पर पिघलना शुरू करती है। तो 0 डिग्री या 273 जो है वो बर्फ का गलनांक हो गया है।
क्वथनांक क्या होता है? आप वापस वायुमंडलीय दाब रखना, जो भी हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको हम कांस्टेंट रखेंगे, और उस तापमान पर जब द्रव उबलने लगता है मतलब द्रव उबलेगा, उबल करके किस में परिवर्तित हो जाएगा? वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। तो वह तापमान जिसमें वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिसमें द्रव उबलने लगता है और उबल करके वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, उसे हम क्वथनांक कह देंगे, जिसे हम इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्वथनांक को इंग्लिश में हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब इसको केल्विन में परिवर्तन करें हम, देखो हमें क्या पता है, 0 डिग्री में कितने केल्विन होते हैं? 273 केल्विन होते हैं। 0 डिग्री में कितने केल्विन है? 273 केल्विन है। 0 डिग्री में 273 केल्विन है। तो 100 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन हो जाएंगे? तो दोनों को जोड़ देते हैं, 0 में 100 प्लस करूंगी तो 100 ही रहेगा, बराबर कितने केल्विन है? 0 के अंदर कितने केल्विन है? 273 केल्विन है। एक्स्ट्रा कितने हमको चाहिए? 100 को परिवर्तन करना है ना, तो 100 जोड़ दो इसमें। तो 100 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन हो जाएंगे? 373 केल्विन हो जाएंगे। तो 100 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन हो गए? 373 केल्विन हो गए हैं। आपको जितने डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है ना, आप क्या करोगे, जैसे आपको 1 डिग्री को बदलना है तो 273 में आप 1 जोड़ दो, 273 में 1 जोड़ दो तो केल्विन में उत्तर आ जाएगा। जैसे 1 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होंगे? तो 273 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 274 केल्विन होगा। 5 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होंगे? तो 273 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 278 केल्विन होंगे। सिंपल। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन भी बनता है, इसके ऊपर 1 या 2 नंबर का पूछ लेते हैं, तो आपको उसको ऐसे सॉल्व करना है। जल का क्वथनांक 373 केल्विन है, जिससे 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 केल्विन इज इक्वल टू 373 केल्विन करके हमने कैलकुलेट करा है, प्रीवियस स्लाइड में कर चुके हैं हम ये। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान 100 डिग्री पर ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की जो गुप्त ऊष्मा है वो पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। तो भाई गुप्त ऊष्मा वाला टॉपिक अभी मैंने आपको पीछे छुड़वाया था ना, प्रीवियस स्लाइड पे चलते। देखो संलग्न की गुप्त ऊष्मा, संलग्न क्या होता है? वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक द्रव पर बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो यहाँ पर जब वो बर्फ पिघल रही है तो पिघलने को यहाँ पर उसने संलग्न बोलना है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, संलग्न की गुप्त ऊष्मा को इंग्लिश में बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो एक्चुअली में बच्चों होता क्या है, यहाँ पर आपको संलग्न की गुप्त ऊष्मा और जो है ये वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, दोनों ही चीज को समझना है। इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पर पहले स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेते फिर समझते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। वाह, ये तो नया फैक्ट है। कैसे होता है ये, चलो समझते हैं। इससे एक और क्वेश्चन और बनता है। देखो एक्चुअली में होता क्या है, हमने बर्नर बनाए थे ना अभी, वो बर्नर वापस बनाते हैं, या फिर प्रीवियस स्लाइड में, चलो यहीं बना देते हैं। यहां पर बर्फ है, इस बर्नर को, ये बर्नर है, बर्नर के अंदर मैंने बर्फ रखी है और यहाँ पर मैं एक थर्मोमीटर बना देती हूँ। अब थर्मोमीटर की रीडिंग तो आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि ये थर्मोमीटर रियल नहीं है ऑब्वियसली, तो ड्राइंग है ना। हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या एक्चुअली में। देखो जब हमने बर्फ को गर्म किया मतलब हमने उसको ताप ऊर्जा दी, और ताप ऊर्जा से क्या होता है, जो कण है वो गति करने लगते हैं, और गति करने की वजह से क्या होता है, वो कण एक दूसरे से दूर दूर होने लगते हैं, और दूर दूर होने के कारण क्या होता है कि जो कण है वो दूर हो जाएंगे और द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि जैसे मैं बर्फ को गर्म कर रही हूँ ना,
तो एक कांस्टेंट, जब तक सारी की सारी बर्फ पिघल नहीं जाएगी ना, तब तक इस थर्मोमीटर की जो रीडिंग है, इस थर्मोमीटर के अंदर जो रीडिंग है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही शो करेगा, मतलब 273 केल्विन की रीडिंग ही जो है वो शो करेगा, जब तक पूरी की पूरी बर्फ पिघल नहीं जाएगी। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जब मैं बर्फ को ताप ऊर्जा प्रोवाइड करती हूँ, तब इस बर्फ का जो टेम्परेचर है बढ़ेगा, माइनस से पहले 0 में आएगा और 0 पर आकर के रुक जाएगा। 0 पर आकर के क्यों रख रहा है? ऊर्जा तो मैं प्रोवाइड करती जा रही हूँ, तो तापमान तो बढ़ना चाहिए, गर्मी तो मैं कॉन्स्टेंटली देती जा रही हूँ, तो बर्फ को तो गर्म होना चाहिए ना। एक्चुअली में होता क्या है कि जब आप इस बर्फ को ताप ऊर्जा देते हो, तो वो ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है? गति ऊर्जा में। इतना तो हमको समझ में आ गया। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब बर्फ के ये जो कण होते हैं, ये सारे उस ताप ऊर्जा का इस्तेमाल किसमें करने लगते हैं? एक दूसरे से दूर जाने के लिए उस ताप ऊर्जा का इस्तेमाल करने लगते हैं, और सारी की सारी ताप ऊर्जा को वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, जिस वजह से इस थर्मोमीटर का जो तापमान है वो बढ़ता हुआ, थर्मोमीटर के अंदर जो तापमान की रीडिंग है वो बढ़ती हुई नहीं दिखाई देती है। काफी देर तक ये जो रीडिंग है 273 केल्विन पर ही रुक जाएगी, जब तक कि सारी बर्फ पिघल ना जाए। वापस समझेंगे हम, जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो पहले धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो -4 से -3 पे आता है, -3 से -2, -2 से -1, फिर 0 पे रुक जाता है। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान रुका, 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान रुका, तो इस तापमान पर आकर के हम क्या देखते हैं कि थर्मोमीटर में जो रीडिंग है ना बढ़ नहीं रही। 1 डिग्री सेल्सियस नहीं हो रहा, 2 डिग्री सेल्सियस नहीं हो रहा, 3 डिग्री सेल्सियस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहाँ पर जो ऊर्जा आपने बर्फ को प्रोवाइड की है ना, वो बर्फ क्या कर रही है? उस ऊर्जा को, उस ताप ऊर्जा को गति ऊर्जा में परिवर्तित करके अपनी अवस्था बदल रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो संलग्न की गुप्त ऊष्मा है, ये वह टेम्परेचर होता है, ये वह ऊष्मा है, वह ऊष्मा है जिसमें बर्फ जो है ऊष्मा का प्रयोग अपनी अवस्था बदलने के लिए करती है। इस वजह से जो बर्फ का तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर रुक जाता है। तो आप क्या देखते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ भी है, और जब ये पूरी की पूरी बर्फ पिघल गई है, पानी बन गया है, तो ये जो बर्फ, पानी जो है, इसका तापमान भी कितना है? 273 डिग्री सेल्सियस ही है। अब भाई सारा पानी पिघल गया तो ऐसा नहीं कि पिघलते ही टेम्प रीडिंग बढ़ने लग जाएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। तो हमने क्या देखा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघलना चालू होती है, और बर्फ पिघलना चालू होती है तो तापमान में वृद्धि नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि तापमान में वृद्धि इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो बर्फ को ताप ऊर्जा दी जा रही है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती जा रही है, और गतिज ऊर्जा जो है वो बर्फ के कणों को एक दूसरे से दूर कर रही है। गतिज ऊर्जा की वजह से जो कण है एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी अवस्था में परिवर्तन आ रहा है। तो वापस पढ़ेंगे, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर, मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंच गई। बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? गलनांक पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस है ना, बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलना शुरू होती है। बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा, अब 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पहुंच गई है, अब आप इसको जितनी ऊर्जा प्रोवाइड कर रहे हो वो क्या हो जाएगी? जितनी ऊर्जा आपको इस बर्फ को पिघलाने के लिए देनी पड़ रही है, उसी को आप क्या बोलोगे? संलग्न की गुप्त ऊष्मा बोलोगे। और संलग्न की गुप्त ऊष्मा जब तक आप इसको प्रोवाइड कर रहे हो, तब तक इस बर्फ का और इस पानी का जो टेम्परेचर है वो सेम दिखाएगा। अब एक पॉइंट यहां से बन रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा क्यों? भाई बर्फ बर्फ जो है ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है, पानी जो है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन पानी के अंदर ज्यादा ऊर्जा है, बर्फ के अंदर ऊर्जा जो है वो कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ भी है, 0 डिग्री सेल्सियस पानी भी है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर जब बर्फ है तो ये जो बर्फ होगी, ये जो बर्फ के कण हैं ये एक दूसरे से पास पास में है और गति कम कर रहे हैं। लेकिन उसी समय 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है, तो पानी के कण क्या कर रहे हैं? गतिज ऊर्जा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर गतिज ऊर्जा है। और गतिज ऊर्जा ज्यादा होने की वजह से, हाँ गतिज ऊर्जा ज्यादा हो गई ना, इसमें गतिज ऊर्जा कम है, इसमें गतिज ऊर्जा ज्यादा है, जिसकी वजह से 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी के कण होते हैं उनमें ऊर्जा ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर गतिज ऊर्जा होती है। पानी के कणों में 0 डिग्री सेल्सियस पर अधिक गतिज ऊर्जा होती है। किसकी अपेक्षा में? बर्फ की ठोस अवस्था की अपेक्षा में।
इस वजह से 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों में ज़्यादा अधिक ऊर्जा होगी और बर्फ के कणों में कम ऊर्जा होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर गतिज ऊर्जा कम है, इसके कण जो है गति कम करते हैं और इसके कण जो है ज़्यादा गति कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनमें ऊर्जा ज़्यादा होती है। उसी प्रकार जो पानी है, जब पानी को वाष्प में परिवर्तित किया जाता है, पानी को जब आप वाष्प में परिवर्तित कर रहे हो तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती। मतलब पानी को मैंने गर्म करना शुरू करा तो उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच करके रुक जाएगा और 0 डिग्री सेल्सियस के बाद में पानी का जो तापमान है वो नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि अब 0 डिग्री सेल्सियस पर जब एक बार तापमान पहुंच गया है तो अब उसके बाद में मैं उसको जितनी भी ऊर्जा प्रोवाइड करूंगी, पानी उस ऊर्जा को अपनी अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए इस्तेमाल करेगा और जितनी भी ऊर्जा अब मैं पानी को दे रही हूँ उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए वही उसकी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाएगी। क्यों गुप्त ऊष्मा बोल रहे हैं हम इसको? क्योंकि इस दौरान तापमान में कोई भी वृद्धि दिखाई नहीं दे रही है, तापमान हमें सेम दिखाई दे रहा है। तो जो ऊर्जा हम आग के रूप में, ताप के रूप में प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमें थर्मोमीटर पे दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ये पानी और बर्फ क्या कर रहे हैं, चुपचाप से उस ताप ऊर्जा को अपनी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए काम में ले रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर उसे उस प्रत्येक वस्तु की वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा या फिर संलग्न की गुप्त ऊष्मा कह देते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग है। इसी पर एक क्वेश्चन भी बनता है कि अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस वाला पानी आपके हाथ पर गिर जाए या फिर 100 डिग्री सेल्सियस का वाष्प, अगर मान लो कोई इंसान जल गया है, पहला इंसान जो है वो पानी से जला है और उस पानी का तापमान कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस था, और दूसरा आदमी जो जला है वो, ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी स्टिल मुझे समझाना, इसीलिए दूसरा इंसान जो जला है वो वाष्प से जला है और उस वाष्प का तापमान भी कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस था। तो किसको ज्यादा बर्न होगा, किसको ज्यादा हानि पहुंचेगी? तो हम बोलेंगे कि जो वाष्प से जला हुआ इंसान होगा उसको ज्यादा हानि पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि क्या है, वाष्प के जो कण है ना, इसमें गतिज ऊर्जा ज्यादा है, इसमें गतिज ऊर्जा ज्यादा है, और जब इनके अंदर गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी और किसी इंसान के हाथ पर ये पड़ेंगे तो ज्यादा गतिज ऊर्जा होने की वजह से उसकी स्किन को फाड़ते हुए अंदर तक जाएंगे, जिसकी वजह से वो ज्यादा उसकी स्किन जो है ज्यादा डैमेज हो जाएगी, ज्यादा उसको नुकसान पहुंचेगा। आई होप आपको आज के ये जो पॉइंट्स है इजीली समझ में आए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम अवस्थाओं को, पदार्थों की अवस्थाओं को और किस किस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों, मैंने जो भी आपको पढ़ाया है आपको एनसीईआरटी खोलनी है, उसमें रीडिंग करनी है, अंडरलाइन भी करनी है, हाईलाइट करना है। कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो उस क्वेश्चन को लिखना है, और अगले दिन जब ये क्लास होगी तो आप नीचे कमेंट करके अपना वो क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे और आपको मैं कमेंट में आंसर भी जरूर दूंगी। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो, कीप प्रैक्टिसिंग। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।